नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। 24 घंटे में हिंदुस्तान में ऐसी तबाही कि बड़े बड़े सरेंडर कर गए। क्या पहाड़, क्या मैदान, दिल्ली से वायनाड तक वो बर्बादी जो आपने देखी नहीं होगी। ये देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर क्यों है, आज आपको बताऊंगा। एक राहुल और 2500 कैमरे, वायनाड में मदद का जबरदस्त फोटोशूट हुआ है बॉस, वो भी दिखाऊंगा। राहुल वर्सेस आरएसएस, रील वाली मदद वर्सेस रियल मदद का चैप्टर भी लेकर आया हूं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर वो फैसला, क्या बड़ा बवाल मचने वाला है। मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, आपने बहुत सुना होगा, लेकिन कोर्ट में सरकारी वकील ने क्या कह दिया आज। कोर्ट का वो आदेश, किस किस को आरक्षण मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, आज इस पर भी बात होगी। कल हाई कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल एंड टीम को फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में क्लास लगी। स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में कोर्ट ने आज गजब की सुनाई है इन लोगों को, आज वो चैप्टर भी होगा। और फिर अयोध्या में सपा नेता पर रेप का आरोप, सीएम योगी का रौद्र रूप कैसे आज सामने आ गया। मिट्टी में मिला दूंगा के बाद योगी का बुलडोजर किसका जीना हराम करने के लिए तैयार है। सीएम योगी ने सुनाई ऐसी कहानी कि खटाखट वालों की पॉलिटिक्स सफा चट हो गई, इसका चैप्टर भी होगा। और फिर पीएम मोदी का वो प्लान, देश में बिजली कट पर लग जाएगा कंप्लीट फुल स्टॉप, कि ऐसा क्या प्लान है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पता चलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि गलत नैरेटिव फैलाया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि केस की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए। यूपी में इस सावन पहली बार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। मेरठ के जिलाधिकारी और एसएसपी ने कांवड़ रूट पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया। इससे पहले मेरठ में ही बुलडोजर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश हुई। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से उन्हें रील मंत्री कहकर ताने मारे गए, जिसके बाद अश्विनी वैष्णव भड़क गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए चुप रहने और बैठने की हिदायत दे डाली। रेल मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग केवल रील बनाने वाले नहीं हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रेन की पटरी पर रील बनाने वाले यूट्यूबर गुलजार को रेलवे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। गुलजार ट्रेन की पटरी पर साइकिल, पत्थर, मुर्गे मुर्गियां रखकर रील बना रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया और आज गुलजार को गिरफ्तार कर लिया गया। पेरिस ओलंपिक में भारत को आज तीसरा मेडल मिल गया है। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया, जिसे मैराथन ऑफ शूटिंग भी कहा जाता है। ओलंपिक में तीसरा मेडल मिलने पर पीएम मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। स्वप्निल ने असाधारण प्रदर्शन किया है, हर भारतीय खुशी से भर गया है। पीएम मोदी ने स्वप्निल से फोन पर बात भी की, उन्हें बधाई दी। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्वप्निल के गांव में खुशियां मनाई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। 24 घंटे में हिंदुस्तान में ऐसी तबाही कि बड़े बड़े सरेंडर कर गए। क्या पहाड़, क्या मैदान, दिल्ली से वायनाड तक वो बर्बादी जो आपने देखी ना होगी। एक राहुल गांधी और 2500 कैमरे, वायनाड में मदद का जबरदस्त फोटोशूट कैसे हुआ वो भी दिखाऊंगा। और राहुल वर्सेस आरएसएस, रील वाली मदद वर्सेस रियल मदद कैसी होती है, इसका चैप्टर सबसे पहले खोलने जा रहा हूं। बीते 24 घंटे से पूरे भारत में हर जगह आफत टूटी पड़ी है। पहाड़ों की बात कर लीजिए, मैदानी शहरों को देख लीजिए, पूरे भारत का जैसा हाल हो गया है। और मौसम भी ऐसे ऐसे रंग दिखा रहा है जिसे सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। यह सिर्फ बाढ़ बारिश की खबर नहीं है बॉस, ये देश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है वो आपको बताने वाली खबर है। क्योंकि अगर उत्तराखंड, हिमाचल में बादल फट रहे हैं तो केरल में लैंडस्लाइड से तबाही मची। हमारे शहर के शहर पानी पानी हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक स्थिति ऐसी भी है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में गर्मी का 25 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। लेह लद्दाख में तो गर्मी की वजह से प्लेन लैंड नहीं कर पा रहे बॉस।
यानी बहुत ही विचित्र मौसम हो गया है और विचित्र स्थिति बन गई है। मौसम का कोई ठिकाना ही नहीं है कि कब कहां कैसा मौसम हो जा रहा है। यह बात किसी एक जगह की नहीं, पूरे देश का यही हाल है। आज आपको डिटेल के साथ यह पूरा चैप्टर दिखाने जा रहा हूं। समझिए कि यह देश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसके अलावा आपको यह भी दिखाऊंगा कि वायनाड में जो तबाही हुई उसमें रील वाली मदद कौन कर रहा है और रियल मदद कौन कर रहा है। एक राहुल 2500 कैमरे, वायनाड में मदद का जबरदस्त फोटोशूट हुआ है, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। और वायनाड में एक तरफ राहुल गांधी की कैमरों के सामने वाली मदद है, दूसरी तरफ आरएसएस, जिसे राहुल गांधी जो है वो कोसते नहीं थकते, कांग्रेस वाले गाली देते नहीं थकते, आरएसएस और संघ के लोग चुपचाप कैमरों की नजर से दूर कैसे मदद कर रहे हैं। केरल में जहां राजनीतिक हत्याएं होती हैं उनकी, उस वायनाड में जो राहुल गांधी का इलाका है, वहां संघ के लोग कैसे जाके मदद कर रहे हैं। और ऐसी मदद जिसे देखने और दिखाने वाला कोई नहीं है, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देश भर में जो आफत आई है उसकी बात करना जरूरी है। पहले आप देख लीजिए कि कैसे ऐसी तबाही मची है कि बड़े बड़े सरेंडर कर गए हैं। जरा एक झलक देखिए, फिर पूरे विस्तार से बताता हूं। जब तक मॉनसून फुल एक्टिव नहीं था तब तो चलिए ठीक है, जो हो रहा था दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मॉनसून फुल एक्टिव हुआ है, हर तरफ तबाही तबाही दिख रही। केदारनाथ से लेकर केरल तक हाहाकार मचा हुआ। आप सुनते जाइए। केदारनाथ में बादल फटने से हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से आफत आई हुई है। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। उधर हिमाचल प्रदेश में 4 जगहों पर बादल फटने से तबाही मची हुई है। हिमाचल में शिमला, मंडी, कुल्लू जैसी जगहों पर बादल फट गए। मतलब बादल फटना एकदम आम सी घटना हो गई, ऐसा लग रहा है। इधर से खबर उधर से खबर आ रही है, बादल फट गया, बादल फट गया। हिमाचल के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। उधर केरल के वायनाड में तो गांव के गांव तबाह हो गए। वायनाड की तबाही में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ से केरल तक बारिश ने कैसे तबाही मचाई है उसका ट्रेलर पहले देखिए। उत्तराखंड में बादल फटने से 4 धाम यात्रा रोकनी पड़ गई है। सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा आने से सैकड़ों श्रद्धालु रास्तों में फंस गए। कई नदियों में उफान ऐसा आया कि गाड़ियां की गाड़ियां बह गई हैं। आप नदी की रफ्तार देखिए ना भाई। अलग अलग जगहों पर हादसों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल में एक ही दिन में 4 जगह बादल फट गए भाई। 4 जगह बादल फट गए। नदी नालों में उफान आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग तो लापता हो गए। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से डैम टूट रहे हैं। नदियां ऐसे उफान में हैं कि घर के घर बहने की नौबत आ गई है भाई। उधर केरल के वायनाड में भारी बारिश का ऐसा कहर टूटा कि लैंडस्लाइड की वजह से कई गांवों का नामो निशान मिट गया। मलबे में दबे लोगों की तलाश में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज पाठशाला में बारिश से मची इस तबाही की डराने वाली एक एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, फिर बताऊंगा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की यह तस्वीर देखिए। बॉस, कैसे पल भर में पूरी बिल्डिंग आप देखिए कैसे नदी में समा गई। बादल फटने की वजह से कुल्लू से गुजरने वाली पार्वती नदी में ऐसा उफान आया कि महज 5 सेकंड के अंदर नदी के किनारे में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई। देखते ही देखते मणिकर्ण घाटी में सब्जी मंडी की पूरी बिल्डिंग नदी में समा गई बॉस। और आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गत्ते की बनी हुई बिल्डिंग हो। आदमी नहीं बचपन में गत्ते की बिल्डिंग बना के खेलता था, ऐसा लग रहा है वो है। और नदी का उफान ऐसा है कि उसके किनारे बने दूसरे मकानों पर भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फुल फ्रेम ये तस्वीर देखिए, कैसी डरा देने वाली तस्वीर।
सोचिए क्या हालत हो रखी है। अब जरा कुल्लू की एक और तस्वीर देखिए। बादल फटने की वजह से नदी नालों में ऐसा उफान आया हुआ है कि कुल्लू जिले के मलाणा गांव में बने पावर प्रोजेक्ट का डैम टूटा। डैम में पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि उसकी दीवार दरक गई और अचानक डैम का पानी आने से पार्वती नदी में बाढ़ आ गई। इसकी वजह से पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। खतरे को देखते हुए नदी के किनारे बसे लोगों के लिए घर छोड़कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने का अलर्ट जारी करना पड़ा। जरा तस्वीरें देखिए और सुनिए वहां क्या हुआ। भाइयों, मलाना डैम फट गया है। कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। अटेंशन प्लीज। सब लोग नदी नाले के पास रहने वाले सभी भाइयों से निवेदन है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाएं। और मलाना वन डैम फट गया है। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। चलो जाओ, चलो जाओ, चलो जाओ, चलो। भाई बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। यानी जिस वक्त आप अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में बैठकर आराम से पाठशाला देख रहे हैं, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां लोगों के पास बेडरूम और ड्राइंग रूम बचा ही नहीं, उनके घर तबाह हो गए। लोग भगवान भगवान कर रहे हैं कि कैसी तबाही आ रही है। वहीं मलाणा डैम टूटने से ब्यास नदी का भी जलस्तर अचानक बढ़ गया। यह तस्वीर कुल्लू के पास भुंतर इलाके की, जहां ब्यास नदी में ऐसा उफान आया कि उसके ऊपर बने पुल को छूते हुए नदी बहती हुई नजर आ रही, जिसकी वजह से पुल पर टूटने का खतरा मंडराने लगा है। आप नदी के जो पानी का फोर्स है वो देखिए ना भाई। आवाज सुनिए एक बार। ब्यास नदी का उफान ऐसा है कि उसके किनारे बने मकानों में रहने वालों की धड़कनें बढ़ गई। नदी का पानी मकानों की निचली मंजिल को छूता हुआ गुजर रहा है। आप देखिए जितने घर हैं, ये सारे घर इस वक्त एक तरह से डेंजर जोन में हैं। उनकी हालत खराब होगी जिनके घर होंगे। आप पानी का रौद्र रूप देखिए बॉस, क्या हालत है इस वक्त। आप पानी को देखिए, आपको डर लग जाएगा कि कोई इसमें गिरेगा तो बचेगा, और कैसे ये घर बचेंगे। जिनके घर होंगे सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी, किस तरह की रफ्तार है पानी की। ब्यास नदी में पानी इतना बढ़ चुका है कि कुछ जगहों पर तो नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। यह तस्वीर कुल्लू के रायसन इलाके की है, जहां ब्यास नदी चंडीगढ़ मनाली हाईवे से होकर बहने लगी, जिसकी वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया। अब हिमाचल के मंडी की एक और तस्वीर देखिए। मंडी के पास बादल फटने से कुछ ही देर में अचानक इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि ब्यास नदी पर बने पंडोह डैम के फ्लड गेट खोलने पड़े। तस्वीर देखिए बॉस, आवाज सुनिए। ये ब्यास नदी पर बना पंडोह डैम है जिसका फ्लड गेट खुलना पड़ा है, और इसकी वजह से ब्यास नदी उफान पर आ गई और नदी के रास्ते में पड़ने वाले सभी इलाकों पर खतरा मंडराने लगा। मतलब एकदम देख के दिल बैठ जाए कि बाप रे बाप क्या हालत हो रही है। क्योंकि अचानक पानी बढ़ने से ब्यास नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज पानी के साथ बहने लग गई। भाई वो एकदम फुल पावर से बह रही है नदी, वो जो मिल रहा है उसको लपेटते चल रही है कि चलो साथ। कुछ जगहों पर नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल के करीब से गुजरता हुआ नजर आया। ब्यास नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता देख प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही एयरफोर्स की टीम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलर्ट पे रखा हुआ है कि बॉस कुछ होगा, कहीं कोई फंस गया, कोई बह गया तो उसके लिए आपको बुलाएंगे, एकदम तैयार रहिएगा। ब्यास नदी में आए उफान की एक और तस्वीर देखिए। मंडी में ब्यास नदी के बीचों बीच बने पंचवक्त्र मंदिर तक जाने वाले रास्ते पानी में डूब चुके हैं। नदी के पानी ने मंदिर को चारों तरफ से घेरा हुआ। आप देखिए मंदिर बीच में और चारों तरफ पानी। मंडी के पंचवक्त्र मंदिर को हिमाचल प्रदेश का केदारनाथ भी कहा जाता है। इसी तरह ब्यास नदी के बीच बना एक और शिव मंदिर पूरी तरह पानी में डूब गया है, लेकिन मंदिर के ऊपर लगा त्रिशूल उफनती नदी के बीच भी टिका हुआ। आप देखिए पूरा मंदिर जलमग्न हो चुका है, लेकिन त्रिशूल ऊपर दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है
कि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं और जो लोग बारिश और बाढ़ में फंसे हैं उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां समेज नदी में आई बाढ़ की वजह से पुल बह गया, जिसके बाद नदी के दोनों तरफ फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। इसी तरह मनाली में पुल बह जाने के बाद लोग उफरती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करने के लिए मजबूर हुए हैं। लोग सीढ़ी और रस्सी की मदद से बनाए टेम्पररी पुल की मदद से नदी पार कर रहे हैं। आप सोचिए, जरा इस आदमी के बारे में सोचिए कि कैसा टेम्पररी पुल है, उस पे किसी तरह से भाई जो है वो बेचारा पार करने का प्रयास कर रहा है और नीचे नदी की रफ्तार देख लीजिए। उसको पता है कि मैं गिरा तो फिर ऐसा बहूंगा कि मिलूंगा नहीं, वो वाली हालत। हिमाचल ही नहीं, बादल फाड़ बारिश ने उत्तराखंड में भी कई इलाकों में तबाही मचाई। जरा देखिए, रुद्रप्रयाग के पास बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि केदारनाथ धाम के बेस कैंप गौरी कुंड के पास सड़क का बड़ा हिस्सा ही बाढ़ में बह गया। सड़क ही नहीं है भाई, आगे सब खत्म, ले गई नदी, ले गया पानी। यही नहीं, केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल रास्ता भी मलबा आने से बंद हो गया है। अचानक हुई भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी में ऐसा सैलाब आया कि 2 पुलों को अपने साथ बहा कर ले गया। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। इस समय हम सोनप्रयाग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गौरीकुंड सोनप्रयाग को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर करीब मोटर मार्ग का 100 से 120 मीटर हिस्सा पूरा तबाह हो चुका है। पूरा जो मोटर मार्ग है वह मंदाकिनी नदी में समा चुका है। यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। गौरीकुंड में फंसे हुए तीर्थयात्री, जो जंगल चट्टी और पैदल मार्ग में फंसे हुए तीर्थयात्री हैं, उनको पहले यहाँ पर लाया जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरी छोर पर तीर्थयात्री हैं, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। ऊपर यहाँ पर जंगल है, इस जंगल के ऊपर से 2 से 3 किलोमीटर जंगल के जो रास्ता है वहाँ से तीर्थयात्रियों को निकालने का यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू अभियान आज सुबह 6 बजे से जारी है और करीबन कह सकते हैं कि अब तक 800 से 1000 तीर्थयात्रियों को निकाल दिया गया है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले सारे रास्ते बंद होने की वजह से सैकड़ों श्रद्धालु रास्तों में फंसे। रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को जंगलों और दूसरे रास्तों से लाकर हेलीपैड तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों की तरफ रवाना किया। केदारनाथ धाम के रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं के रेस्क्यू पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट भी देखी। सुबह से लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। इस समय हम सेरसी में मौजूद, आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से तीर्थयात्रियों को निकाला जा रहा है। लिंचोली और भीमबली में तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, जिन्हों धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। यहाँ पर 2 से 3 हेलीकॉप्टर की मदद से तीर्थयात्री पहुँचाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीमबली में 300 के करीब तीर्थयात्री हैं, जबकि लिंचोली में 100 के करीब तीर्थयात्री अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से सुबह से ही लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। उत्तराखंड के जागेश्वर में भी बादल फटने से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से जागेश्वर धाम के पास बाढ़ जैसे हालात बने। आसपास के इलाकों में बाढ़ के साथ बहकर आया मलबा घुस गया। कई गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग दहशत में आ गए। उत्तराखंड के पहाड़ों में बादल फटने का असर मैदानों में भी नजर आया। हरिद्वार में गंगा नदी में अचानक ऐसा उफान आ गया कि नदी के किनारे खड़ा भारी भरकम ट्रक नदी के बहाव में बह गया। ऊपर से पानी आ रहा है, वो तेज फ्लो में आ रहा है, तो नीचे भी तो तेजी होगा। आप देखिए, ट्रक बह गया भाई। पहले भी 4 गाड़ियां बह चुकी है, 8-9 गाड़ियां बह चुकी है। सॉरी, पहले भी 8-9 गाड़ियां बह। लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि 8-9 गाड़ियां तो पहले भी बह चुकी हैं। ये तो एक ट्रक दिख रहा है वीडियो। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी बादल फटने से हड़कंप मचा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज सुबह बादल फटने से बाढ़ आ गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसके पास बने घरों पर टूटने का खतरा मंडराने लगा। यह आफत अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने बड़ी वार्निंग दे दी है। अगले कुछ दिन कम से कम 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। यानी अगर आप देखिएगा, 1 से 2 अगस्त मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है, 3 अगस्त को महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है, 2 और 3 अगस्त को गोवा में भारी बारिश का अलर्ट है, 3 अगस्त को गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है, 3 अगस्त को ही उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है, 1 और 2 अगस्त को केरल में भारी बारिश का अलर्ट था, और आज यूपी, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 2 अगस्त को दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। यह तो पूरे देश में बारिश के अलर्ट की बात हो गई।
लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा वायनाड की हो रही है, क्योंकि वहां 3 दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही मची, सैकड़ों लोग मारे गए। 3 दिन बाद आज राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए, क्योंकि वायनाड से वो सांसद रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अकेले नहीं गए, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका भी गई हुई थी और 2500 कैमरे भी गए हुए। उनकी वजह से कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वायनाड में मदद करने के लिए ये लोग गए या फिर फोटो शूट कराने गए कि इतना कैमरा वहां पर है, क्योंकि वायनाड में मदद तो दूसरे लोग भी कर रहे हैं। आप देखिए आरएसएस के लोग 3 दिन से, वो 3 दिन बाद नहीं आए हैं, आरएसएस के लोग 3 दिन से मदद करने में जुटे हैं। रील वाली मदद और रियल मदद का फर्क यह होता है, और आरएसएस के लोग मदद भी कर रहे हैं बिना 2500 कैमरों को आगे पीछे घुमाए हुए। एक आधा किसी ने मोबाइल से फोटो खींच ली तो खींच ली, वरना आरएसएस की मदद जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं उसमें कोई फोटो शूट नहीं हो रही है, कोई आपको कैमरे का जमावड़ा नहीं दिख रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले वायनाड में 3 दिन पहले जो तबाही आई थी उसमें फिलहाल क्या स्थिति है वो देख लीजिए, फिर रील वाली और रियल वाली मदद का अंतर दिखाऊंगा। 3 दिन बाद भी वायनाड में हादसे वाली जगह पर हालात बहुत खराब हैं। 4 गांव पूरी तरह से एकदम साफ हो गए, पहाड़ से आए बड़े बड़े बोल्डर और कीचड़ कई फीट तक भर गए, सैकड़ों मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं और सैकड़ों लोग इस त्रासदी में प्रभावित हुए हैं। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में रेस्क्यू टीम को अभी तक 290 से ज्यादा लोगों के शव मिले हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक अभी तक लैंडस्लाइड त्रासदी में 292 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं 3000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी किया गया है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं और कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इसका जायजा हमारी सहयोगी पिंकी पुरोहित ने लिया है। जरा वहां से एक रिपोर्ट देखिए। ये मुंडकई गांव है जो पूरी तरह से वॉश ऑफ हो चुका है इस लैंडस्लाइड में, और जेसीबी के सहारे इस पूरे मलबे को हटाकर लोगों को खोजने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम एजेंसीज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट और लोकल रेस्क्यू टीम्स के अलावा सभी एजेंसीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आर्मी, नेवी की टीम्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार इस रेस्क्यू वर्क को किया जा रहा है ताकि समय के खिलाफ ये जो युद्ध है उसे जीता जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। 250 से ज्यादा लोग जो है वो इस लैंडस्लाइड में मारे गए हैं और लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ ही रहा है, क्योंकि डैमेज इस हद तक हुआ है जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। कई सालों तक ये वायनाड के लिए जो है एक बहुत ही दुखद याद बना रहेगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो इन घरों से जो है, इन घरों से निकाली गई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के ना सिर्फ ये आशियाने बल्कि लोगों के परिवार जो है वो पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। कोई नहीं जानता कि उनके ये परिवार वाले कहाँ होंगे। ये तमाम तस्वीरें बहुत ही दुख देने वाली तस्वीरें, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग जो है वो इस मलबे में खो चुके हैं। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने पहले ही मोर्चा संभाला हुआ है। अब सेना ने रेस्क्यू के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां लोगों के जिंदा होने की संभावना तो है, लेकिन वहां तक पहुंचना और लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है। सेना ने कई लोगों का रेस्क्यू भी किया है और मेडिकल कैंप लगाकर उनका इलाज भी किया जा रहा है। वहीं रेस्क्यू में जुटी टीम को अभी भी भरोसा है कि त्रासदी के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ इलाकों में लोग जिंदा हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लगातार बारिश का दौर जारी है, नदी का बहाव तेज है, तो वहीं इस इलाके में दोबारा लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। मुसीबत के बीच रेस्क्यू टीम को स्निफर डॉग से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है। जहां तक रेस्क्यू टीम और मशीनें नहीं पहुंच पा रही, वहां ये स्निफर डॉग पहुंच रहे हैं और सूंघ कर बता दे रहे हैं कि यहां कोई फंसा हुआ है या नहीं। माया और मर्फी नाम के स्निफर डॉग्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, जो कि 10 फीट से ज्यादा गहराई में जिंदा लोगों को और डेड बॉडीज को भी सूंघ कर उनका पता लगा सकते हैं। सेना की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर कैसे काम कर रही है, जरा एक और रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं राहुल गांधी आज वायनाड पहुंचे तो क्या हुआ। इस वक्त हम चुरलमलाई में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दें कि चुरलमला की ये तस्वीरें जहाँ पर बेलिस ब्रिज जो है वो
बनकर तैयार हो रहा है। ये तस्वीरें आप टाइम्स नाउ और भारत के कैमरे पर देख रहे हैं कि मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, भारतीय सेना के और बाकी अलग अलग जो टीम्स है वो यहाँ पर जो तैनात की गई है रेस्क्यू टीम्स के साथ मिलकर, ये पुल जो है आप देख सकते हैं इस वक्त तैयार कर लिया गया है। बेलिस पुल इसे कहते हैं। और जब भी इस तरह से सड़क जो है दो हिस्सों में कट जाती है तो तब जो है इस तरह से ये बेलिस ब्रिज बनाया जाता है ताकि सहूलियत जो है खासतौर पर रेस्क्यू वर्क के लिए वो मिल सके। दूसरी ओर आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज है जो टेम्पररी लोगों के चलने के लिए बनाया गया है। कल तक जो है मैन्युअली पूरा रेस्क्यू वर्क जो है वो किया जा रहा था, लेकिन आज बेलिस ब्रिज के बनने के बाद अब जो है एम्बुलेंसेस यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। वायनाड में हुई तबाही पर हर तरफ से केंद्र सरकार और उनकी टीमें मदद कर रही। इसी बीच राहुल गांधी भी 3 दिन बाद आज वायनाड पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी। राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर गए, उन्होंने यहां रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा राहत कैंप भी पहुंचे, जहां उन्होंने लैंडस्लाइड त्रासदी के कई पीड़ितों से मुलाकात भी। लेकिन वायनाड से राहुल गांधी की कई ऐसी तस्वीरें आई जिस पर बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी के आसपास बहुत सारे कैमरे हैं और कैमरों का फोकस राहुल गांधी पर है। जो फोकस पीड़ितों की मदद पर होना चाहिए प्रशासन का, वो फोकस राहुल गांधी पर टिक गया, ऐसा लगा। अगर इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें राहुल गांधी के आसपास बहुत सारे कैमरे आपको दिख रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस त्रासदी में क्या फोटोशूट के लिए राहुल गांधी गए हैं? क्या ये रील वाली मदद है, लोग पूछ रहे हैं। एक तो वायनाड जाने में 3 दिन लेट हो चुका है, ऊपर से जिस तरह से फोटोशूट वहां पर हुआ उससे सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो वायनाड के लोगों को बचाने गए हैं या फिर वहां पर अपनी इमेज चमकाने के लिए गए। और वो भी चलिए ठीक है, आप गए होंगे वहां पर, आप वहां के सांसद रहे, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप हिमाचल नहीं जा रहे, आप उत्तराखंड नहीं जा रहे, सिर्फ चूंकि आप वायनाड से कभी सांसद थे, वायनाड की चिंता आपको है, बाकी जगहों पर क्या हालात है वहां भी जाना चाहिए। दूसरा, लोग पूछ रहे हैं कि 3 दिन बाद गए, लेकिन आप देखिए आपकी वजह से कितना वहां पर जो सब कुछ है प्रशासनिक अमला है वो राहुल गांधी के पीछे पीछे लग गया। अब जिसको मदद में लगना था वो वहां नेता प्रतिपक्ष के पीछे घूम रहा है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैमरा दिख रहा है, 3 दिन बाद पहुंचे हैं और वहां एक तरह से मदद से ज्यादा वहां पर हैम्पर हो रहा है काम। वायनाड में रील वाली मदद तो आपने देख ली, अब रियल वाली मदद भी देखी, जिसकी बात कोई नहीं करता। आरएसएस के लोग, जिन्हें राहुल गांधी अक्सर हर बात पे कोसते रहते हैं, वही आरएसएस और सेवा दल के लोग वायनाड में 3 दिन से जुटे हुए हैं मदद में। राहुल गांधी तो 3 दिन बाद वायनाड पहुंचे। आरएसएस के स्वयंसेवक पहले दिन से वायनाड में मदद कर रहे हैं। ये वही स्वयंसेवक हैं, ये वही आरएसएस है जिसे राहुल गांधी और उनकी पार्टी न जाने क्या क्या कहती रहती। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह वही केरल है जहां आरएसएस के लोगों की राजनीतिक हत्याओं के आरोप लगते हैं, जहां आरएसएस के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, लेकिन कोई भी त्रासदी आए आरएसएस के लोग मदद में सबसे आगे रहते हैं। वायनाड ये राहुल गांधी का संसदीय इलाका रहा है, वो राहुल गांधी जो आरएसएस को क्या नहीं कहते, लेकिन आरएसएस के लोग ये नहीं देख रहे कि अरे यहां कभी राहुल गांधी सांसद थे। उनको वहां दिख रहा है कि मेरा भारतीय भाई वहां पर फंसा हुआ है। यह है आरएसएस। राहुल गांधी को समझना चाहिए। जिस आरएसएस को गाली देते हैं, इतना कोसते हैं, वही आरएसएस उन्हीं के पुराने वायनाड में, उनके पुराने संसदीय क्षेत्र में आज डे 1 से मदद कर रहा है, 3 दिन बाद नहीं पहुंचा है। वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही आई तो भी आरएसएस के लोग सबसे पहले पहुंच गए और चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। किसी प्रचार की दरकार नहीं, कोई 25 कैमरा नहीं। अगर ये तस्वीरें सामने नहीं आती तो शायद आपको पता ही नहीं चलता कि वायनाड में ग्राउंड जीरो पर आरएसएस के स्वयंसेवक इतनी मदद भी कर रहे हैं। आरएसएस की शाखा सेवा भारती के कई स्वयंसेवक सेना की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। ये सभी स्वयंसेवक आसपास के जिलों से यहां पहुंचे हैं और दिन रात इसी तरह से लापता लोगों की खोज में लगे हुए हैं। सेवा भारती के कई स्वयंसेवक रेस्क्यू के साथ साथ उन लोगों का अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं जिनका इस त्रासदी में कोई बचा नहीं, या जो लोग अभी तक लावारिस हैं, जिनके शवों को लेने के लिए कोई पहुंचा नहीं। उन लोगों का अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ संघ के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने नदापुरम और कोझिकोड जिलों में कलेक्शन सेंटर भी बनाए हैं, जहां लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए सामान जमा किया जा रहा है। इस सामान को जरूरत के मुताबिक पीड़ितों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी होती है रियल मदद, बिना कैमरे के। किसी ने मोबाइल से एक आधा फोटो खींच ली तो वही फोटो है, कोई वीडियो भी नहीं प्रचारित हो रहा। यह तो वायनाड की बात हुई, वहां लोगों की मदद करने और तबाही से उबरने में सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि मदद कैसी की जाए।
लेकिन अगर इधर उत्तर भारत की बात करूं, यहां तो शहरों का बुरा हाल है। जयपुर में तो थोड़ी देर की बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो गए। निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। इस दौरान अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हुई। जयपुर के विश्वकर्मा नगर में तो दिल्ली जैसी घटना हो गई। यहां भारी बारिश के कारण बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें डूबकर 3 लोगों की मौत हो गई। इतना बड़ा हादसा ड्रेनेज सिस्टम के ठप हो जाने की वजह से हुआ। इसी तरह से दिल्ली में इतने दावे किए गए थे, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले। कल हुई बारिश के बाद फिर से दिल्ली में जगह जगह आफत मच गई, जबकि माना यह जा रहा था कि दिल्ली में हुए हादसे के बाद सिस्टम कुछ तो एक्टिव हुआ होगा। लेकिन जब मानसून की तैयारी पहले से नहीं होगी तो एक दिन में क्या ही बदल जाएगा। आज भी दिल्ली में कई जगहों पर बुरी हालत थी। दिल्ली के नजफगढ़ में बारिश के दौरान एक सड़क धंस गई, जिसमें एक बस जाकर फंस गई। वो तो गनीमत थी कि बस के पिछले पहिए गड्ढे में फंसे थे। अगर बस किनारे की तरफ से गड्ढे में फंसती तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये बड़े बड़े शहरों का हाल है। इस बीच नए संसद भवन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी कि भारी बारिश के कारण संसद की लॉबी में पानी का रिसाव हो रहा है। नीचे बाल्टी लगाई गई है। हालांकि बाद में लोकसभा सचिवालय की तरफ से बयान जारी हुआ। सचिवालय ने बताया कि भारी बारिश के दौरान लॉबी के ऊपर लगे कांच के गुंबद को ठीक करने के लिए लगाया गया चिपकने वाला एक खास तरह का पदार्थ अपनी जगह से थोड़ा सा हट गया, जिसके कारण लॉबी में पानी का हल्का रिसाव हुआ है। लेकिन माहौल बना दिया गया कि अरे नई संसद भवन में पानी घुस रहा है। पुरानी संसद भवन लोग भूल गए, जहां पंप लगा के पानी निकालना पड़ता। यह तो मानसून में आई आफत की बात हुई, लेकिन देश में सिर्फ बाढ़ बारिश ही नहीं हो रही, बल्कि कई और हैरान करने वाली घटनाएं हो रही। आप देखिए कैसे मौसम जो है अलग अलग रूप दिखा रहा है। आपको पता है लेह, कई लोग लेह जाते हैं। एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां गर्मी से बचने के लिए लोग ठंड का मजा लेने के लिए जाते हैं। वहां पर बारिश और बर्फबारी की वजह से अब तक फ्लाइट्स कैंसिल हुआ करती थी, लेकिन अब गर्मी और हीट वेव की वजह से लेह की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही। जरा लेह की तस्वीरें डाली। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का यह हाल है कि मतलब लोग परेशान हैं। आपको बताता हूं कि लेह में हो क्या रहा है। दरअसल 27 जुलाई से अब तक लेह जाने और आने वाली 20 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। फ्लाइट कैंसिल होने का कारण लेह में पड़ रही भयंकर गर्मी है। यहां बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बर्फीले पहाड़ी इलाके लेह में भयंकर गर्मी तबाही मचा रही है। लेह में तापमान 35 डिग्री पहुंच गया है, जो असामान्य है। लेह में सामान्य तौर पर मैदानी इलाकों की तुलना में कम हवा रहती है। तापमान बढ़ने से वहां मौजूद हवा और कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर पाती, क्योंकि प्लेन ग्रेविटी फोर्स से लड़कर हवा में ऊपर जाता है। विमान को ऊपर ले जाने के लिए हवा की मदद चाहिए होती है। पायलट को प्लेन के वजन के हिसाब से ही एयर प्रेशर की जरूरत होती है। हवा जितनी ज्यादा गर्म होती है, वो उतनी ही ज्यादा आसमान में ऊपर जाती है। इससे जमीन पर हवा की कमी बढ़ने लगती है। ऐसा होने से प्लेन के इंजन को जरूरी थ्रस्ट नहीं मिलता और वो टेक ऑफ नहीं कर पाता। लेह के लिए इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है लेह में, जिसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, यह भी आपको बताता हूं। दरअसल लेह के रास्ते ही टूरिस्ट लद्दाख जाते हैं। लद्दाख को 1974 में टूरिज्म के लिए खोला गया था। उस समय सालाना 400-500 लोग आते थे। अब सालाना 6 से 7 लाख लोग लेह पहुंच रहे हैं, लद्दाख पहुंच रहे हैं। हर साल 1 से 2 लाख पर्यटकों में वृद्धि हो रही है। टूरिज्म में बढ़त से ही तापमान में बदलाव आया है। लेह लद्दाख में बढ़ती भीड़ तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण बताई जा रही है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, उसका भी असर लेह लद्दाख पर हो रहा है। बढ़ते तापमान की वजह से लद्दाख के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में भी तापमान बढ़ रहा है। कश्मीर में गर्मी ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जगहों पर तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया है। बच्चों को हीट स्ट्रोक हो रहा है। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए प्राथमिक स्कूलों को बंद करना पड़ा है। कहां? कश्मीर में। तो आप सोचिए क्या हालत है। इधर उत्तराखंड, हिमाचल बारिश में बहे जा रहे हैं, उधर लेह लद्दाख और कश्मीर में भयंकर गर्मी पड़ रही है। यह इस देश में हाल हो रखा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर वो फैसला क्या बड़ा बवाल मचने वाला है। मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन कोर्ट में सरकार ने क्या कहा। कोर्ट का वो आदेश, किस किस को आरक्षण मिलेगा, किसका जाएगा, और कल हाईकोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल एंड टीम की फिर कैसे क्लास लगी, अब इसका चल। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बड़े मामलों में सुनवाई हुई। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जो था वो SC/ST के आरक्षण से जुड़ा हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देकर आरक्षण पर नई बहस छेड़ दी।
दूसरा हाई प्रोफाइल मामला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली के सीएम आवास में मारपीट का है, जिसमें केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने देश की राजनीति में नए फ्लड गेट्स खोल दिए। दोनों मामलों की सुनवाई में जो हुआ उसने इंडी गठबंधन के दो बड़े नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया। पहला नैरेटिव यह कि इंडी गठबंधन चुनाव के बाद यही माहौल बना रहा है, चुनाव से लेकर अभी तक यही माहौल बना रहा था कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है, वो आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड आरक्षण को लेकर जो कहा, उससे इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम का सारा एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा और इसकी डिटेल अभी आपको आगे बताऊं। दूसरा ये इंडी गठबंधन का माहौल था कि भाई महिला विरोधी चेहरा जो है उनका, वो आज सामने आ गया, क्योंकि जिस अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए इंडी गठबंधन जंतर मंतर पर पसीना बहा रहा था, वो अरविंद केजरीवाल अपने यहां ऐसे व्यक्ति को पनाह दे रहे थे जो उन्हीं की महिला सांसद से मारपीट का आरोपी है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को हत्यारे और रेपिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया एक तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी पर भी इंडी गठबंधन के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। यही बात नरेंद्र मोदी से जुड़ी होती तो इंडी गठबंधन उन्हें दलित विरोधी और महिला विरोधी कहने में एक सेकंड नहीं लगा था। सबसे पहले केजरीवाल के करीबी विभव का चैप्टर खोलता हूं, जिस विभव को पूरी आम आदमी पार्टी बचाने में जी जान लगा दी। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उससे केजरीवाल एंड कंपनी की भयंकर फजीहत हुई है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस के बाद जिस विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल अपने साये की तरह साथ लेकर घूमते रहे थे, उस विभव कुमार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला से मारपीट करते हुए आपको यानी विभव को शर्म नहीं आई। यह सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि शर्म नहीं आई जी तुमको। कोर्ट ने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किलर या रेप के आरोपी को भी बेल दिए भाई, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह घटना हुई उससे वो हैरान है। सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में अरविंद केजरीवाल को भी लपेट लिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या जी बंगला है क्या। जब विभव के वकील ने कोर्ट में उनका बचाव करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई गुंडा घर में घुस आया। राज्यसभा सांसद न थी जी, गुंडा थी वो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप विभव पर लगे आरोप तो देखिए। आरोप के मुताबिक मारपीट के दौरान स्वाति मालीवाल ने विभव से रोते हुए गुहार लगाई थी। यह बताया था कि उनके पीरियड्स चल रहे हैं, उसे इस तरह से मत मारो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसके बावजूद यह व्यक्ति स्वाति मालीवाल से मारपीट करता रहा। कोर्ट ने जो टिप्पणियां की उससे तो सीधे अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में ऐसे व्यक्ति को पनाह क्यों दी थी और उनके घर पर उन्हीं की महिला सांसद आई। कोई गुंडा तो नहीं आया था जो उससे इस तरह का बर्ताव किया गया। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के करीबी विभव की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। विभव के पक्ष में सिंघवी ने यह दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट नहीं है, जबकि आरोप इसके बिल्कुल उलट है। घटना 13 मई की है, एफआईआर 16 मई को दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन लग गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो घटना के तुरंत बाद 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर रही है तो ये क्या दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इस मामले से निपटा गया उससे हम हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 112 नंबर पर पुलिस को कॉल की गई तो यह फैक्ट इस बात को झुठलाती है कि यह केस मनगढ़ंत है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वाति मालीवाल सीएम के घर आई थी, कोई उनके घर नहीं गया था। मतलब उनका कहना था, अभिषेक मनु सिंघवी का, कि स्वाति तो मर्जी से ना आई भाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीएम आवास क्या कोई निजी आवास है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विभव क्या सोचता है, क्या उसे अपनी पावर का घमंड है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान यह भी कहा कि आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति में विभव के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत हुई होगी। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहकर विभव का बचाव किया कि उन्होंने 3 दिन बाद एफआईआर की, जबकि उनके पास फ्रेंडली पुलिस और फ्रेंडली एलजी थे। इस पर कोर्ट ने ऐतराज जताया और कहा कि यह आपकी आंतरिक पॉलिटिक्स है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विभव की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया और मामले की अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को। विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो कोई मामूली आरोपी ही नहीं है और ना उन पर काफी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इस घटना में जो पीड़ित है वो एक महिला सांसद है और यह घटना राह चलते नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के घर पर हुई है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी साइलेंट मोड में है, पूरा इंडी गठबंधन साइलेंट मोड में। आज भी ये लोग नहीं पूछ रहे कि इतना सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। यही कोई दूसरा नेता होता, दूसरी पार्टी होती, फिर देखते इनका रौला।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक और दूसरा बड़ा मामला था जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े दूसरे मामले की बात करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक ऐसा फैसला दिया जिससे देश में आरक्षण पर नई बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज आरक्षण पर ऐसा फैसला दिया है जिससे देश में आरक्षण पर होने वाली राजनीति बदलने वाली है। हमारे देश में आरक्षण को बहुत संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल्ड फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सार यह है कि उसने राज्य सरकारों को कोटा के अंदर कोटा बनाने का अधिकार दे दिया। राज्य सरकार SC ST के आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला भी पलट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि SC ST जातियों का समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार यह है कि SC ST में भी आरक्षण का फायदा क्रीमी लेयर को मिल रहा है, जबकि SC ST में शामिल अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का फायदा पहुंच ही नहीं रहा। यानी अब OBC की तरह SC ST में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का वर्गीकरण हो सकता है। कई राज्यों में OBC आरक्षण को अति पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया गया है ताकि जो ज्यादा पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण का लाभ देकर आगे लाया जा सके। आरक्षण पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिया है। इस फैसले में जस्टिस BR गवई ने जो टिप्पणियां की वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस गवई ने सीधे सीधे कहा कि SC ST आरक्षण में से क्रीमी लेयर को जरूर हटा देना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब वो वर्ग होता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न होता है। इसमें वो परिवार आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है, उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है। तो कोर्ट कह रहा है कि भाई जो ऑलरेडी कमा रहा है, बढ़िया कमा रहा है, उसका बेटा बेटी वगैरह वगैरह रिश्तेदार भी जो हैं वो अगर आरक्षण का फायदा ले रहे हैं तो फिर जो पीछे रह गया वो कब आगे आएगा भाई? वो तो लाइन में पीछे ही रह गया। फिर जस्टिस गवई ने जजमेंट में कहा कि राज्यों को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे SC ST वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान हो सके ताकि उन्हें आरक्षण के लाभ से अलग किया जा सके। इससे संविधान में लिखी गई असली समानता स्थापित होगी। लेकिन करेगा कौन? ये तो आग में हाथ डालने वाली स्थिति है। जस्टिस गवई ने कहा कि क्या SC ST वर्ग में एक IAS IPS के बच्चे की तुलना ग्राम पंचायत जिला परिषद के स्कूल में पढ़ने वाले SC ST परिवार के बच्चे से की जा सकती है क्या? IAS IPS के बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, उसके घर में पढ़ाई का माहौल अलग होगा। एक आम तथ्य यह है कि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा होता है और यह भेदभाव शहरों में कम होता है। जस्टिस गवई ने कहा कि मुझे यह बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर एक बच्चा जो सेंट पॉल हाई स्कूल या सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ता है और एक बच्चा जो गांव में पढ़ता है, अगर दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखा जाता है तो यह संविधान में समानता के अधिकार को खत्म करने जैसा है। लेकिन जो लोग आरक्षण का फायदा लेकर ऊपर चले गए वो अपने बच्चों को भी वही फायदा दिला रहे हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आरक्षण पे कोई चर्चा ही करने को तैयार नहीं है। आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं कहा जा रहा जिसको जरूरत है उसको तो दो। जो ले लेके आगे बढ़ गया वही लिए जा रहा, पीछे वाले को आगे ही नहीं आने दे रहा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिस गवई खुद दलित समुदाय से आते हैं और उन्होंने आज इस फैसले में जो बातें कही उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब आपको इस सुनवाई में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल की टिप्पणी के बारे में बताता हूं। उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात कही। जस्टिस मित्तल ने तो यहां तक कह दिया कि आरक्षण के पूरे सिस्टम को ही फ्रेश लुक देने की जरूरत है। कई नए तरीकों की जरूरत है जिससे SC ST OBC के अंदर वंचित पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत वक्त से कोई नया तरीका न लाया गया है न अपनाया गया है। जस्टिस मित्तल ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। पहली पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। भाई एक को मिल गया, वो ऊपर गया, उसके बाद सुविधाएं आ गई, वो नीचे फिर बाकी सुविधाएं देगा अपने लोगों को। जो पीछे रह गया उसको अब अगला मौका दो। यही लोग लाइन में आगे खड़े रहेंगे तो पीछे वाला कब आगे आएगा? मेन पर्पस ये है। आरक्षण पर दिए गए अपने फैसले में जस्टिस पंकज मित्तल ने आगे बहुत अहम बात कही जिसकी बड़ी चर्चा भी है। उन्होंने कहा कि जहां तक ग्रंथों जैसे गीता को लेकर मेरी जानकारी है, प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि लोगों का उनके पेशे, प्रतिभा, गुणों और स्वभाव के अनुसार वर्गीकरण किया गया था। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से समझा गया, जबकि वर्ण व्यवस्था आज की जाति व्यवस्था से अलग है। संविधान को अपनाने के साथ ही हमने फिर से जाति विहीन समाज की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक कल्याण के नाम पर हम फिर से जाति व्यवस्था के जाल में फंस गए। यह आम समझ है कि किसी वर्ग को खुश करने के लिए एक बार जो दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। संविधान के तहत आरक्षित वर्ग के लोगों को दिए गए लाभ भी वापस नहीं लिए जा सकते।
एक बार दी गई हर रियायत किशमिश गुब्बारे की तरफ फूलती चली जाती है। आरक्षण की नीति के साथ भी यही हुआ। आरक्षण के क्रियान्वयन से जातिवाद फिर से पनपता है। आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी की स्थिति को बेहतर बनाने या मदद करने के तरीकों में से एक है, जो कोई भी तथाकथित दलित वर्गों या दलितों या समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की मदद करने का कोई दूसरा या बेहतर तरीका सुझाता है, उसे तुरंत दलित विरोधी करार दे दिया जाता है। और यह हो रहा है। आप बोल के देखिए, इतनी सी बात बोल के देखिए कि भाई जो पीछे है उसको आगे आने दो, जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको साइड करो, या आरक्षण का लाभ मिल गया उसको साइड करो। बाप रे बाप, लोग एकदम आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऊपरी जाति के हो, अच्छा इसलिए ऐसा बोल रहे हो, अरे दलित विरोधी हो। यही आज कोर्ट में जज ने भी कह दिया कि जरा सा कोई कुछ नया फ्रेश बोल दे तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। यहां एक बात यह भी समझना जरूरी है कि कोई भी राज्य सरकार अपने मन मुताबिक कोटा के अंदर कोटा की व्यवस्था नहीं कर सकती। उसे दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला यह कि एससी एसटी में किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। दूसरा यह कि एससी एसटी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि राज्यों के फैसले को रिव्यू भी किया जा सकता है। आरक्षण पर सुनवाई के दौरान आज इंडी गठबंधन का वो एजेंडा भी ध्वस्त हो गया जिसमें वो पीएम मोदी को आरक्षण विरोधी बताते हैं, क्योंकि आज मोदी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कहा कि वो एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन यानी उप वर्गीकरण के पक्ष में। यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट में यह कहीं नहीं कहा कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं आरक्षण के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि भाई जो क्रीमी लेयर है ठीक है, बाकी लोगों को फायदा मिले, दूसरे उसका वर्गीकरण हो, कोटे में कोटा हो, इसके साथ सरकार खड़ी है, आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आरक्षण हमारे देश में राजनीति का फेवरेट टॉपिक रहा है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस फैसले पर राजनीति ना हो। लेकिन अभी हर पार्टी इस पर बहुत संभल कर बोल रही है। हो सकता है कि सब पार्टियां फैसले के सियासी असर की समीक्षा कर रही हैं। इस फैसले से जाति जनगणना की मांग तेज हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि कौन सा वर्ग कितना संपन्न है, यह तो जनगणना से ही पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एससी एसटी में अलग अलग समूह अपनी अपनी हिस्सेदारी की मांग तेज करें। इससे राज्य सरकारों पर प्रेशर बढ़ सकता है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी तेज हो सकती है। सामाजिक आर्थिक तौर पर इस फैसले को अच्छा फैसला कहा जा सकता है, लेकिन इसके पॉलिटिकल मिसयूज की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए भी राजनीतिक इच्छा शक्ति लगेगी, जो इस देश में कितने नेताओं के पास है, यह बड़ा सवाल है। हां, कुछ लोगों के पास इच्छा शक्ति की कमी नहीं, और उनमें एक नाम योगी आदित्यनाथ का है। पाठशाला में अब अगली क्लास। अयोध्या में सपा नेता पर रेप का आरोप। सीएम योगी का रौद्र रूप कैसे सामने आया। मिट्टी में मिला दूंगा के बाद योगी का बुलडोजर किसका जीना हराम करने को तैयार है। और सीएम योगी ने सुनाई ऐसी कहानी, खटाखट वालों की पॉलिटिक्स कैसे सफाचट हो गई। अब इसका जानिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने अंदाज में लौट आए। जिस तरह से सीएम योगी खुलेआम कहते थे कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, वही अंदाज फिर से लौट आया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही योगी आदित्यनाथ को लेकर न जाने क्या क्या बातें इंडी गठबंधन वाले कर रहे थे, लेकिन आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि ना उनके तेवर बदले हैं, ना उनका अंदाज बदला है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सीएम योगी लगातार समीक्षा में जुटे थे। लगभग 2 महीने तक पूरे प्रदेश से फीडबैक लेने के बाद अब सीएम योगी फिर से पुराने फॉर्म में दिखने लगे। सीएम योगी आज विधानसभा में जिस अंदाज में बोल रहे थे, वो इशारा कर रहा है कि सीएम योगी ने सारी कमियों को दूर किया है। जिन लोगों को भी यह भ्रम था कि सीएम योगी बैकफुट पर चले जाएंगे, आज वो सारा भ्रम चकनाचूर हो गया। सीएम योगी ने आज विधानसभा में हर मुद्दे पर साफगोई के साथ अपनी बात रखी। वो फायर मोड में नजर आए और साथ ही इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ के बात करने का तरीका सभी ने देखा है। बिना संकोच खरी बात करते हैं, फिर चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। आज भी विधानसभा में ऐसा ही हुआ। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया कि उन्हें प्रतिष्ठा का मोह नहीं है, वो नौकरी करने के लिए यहां नहीं आए हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रतिष्ठा तो गोरखनाथ मठ में इससे ज्यादा मिल जाती भाई, नौकरी करने थोड़ी आया हूं। सुनिए सीएम योगी का फायरी कमबैक। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है।
और दोनों ही घटनाओं पर सीएम योगी का एक्शन यह बताता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई समझौता योगी आदित्यनाथ सरकार करने के मूड में नहीं। अयोध्या में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, यह पहली घटना। और दूसरी घटना लखनऊ में हुई, जहां दर्जनों मंचलों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। दोनों ही खबरों पर योगी सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है, उससे यह साबित होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीएम योगी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हैं। पहले लखनऊ की घटना के बारे में बताता हूं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ के गोमती नगर इलाके की हैं, जो लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में से एक है, जो अंबेडकर चौराहे के ठीक बगल में, जिसकी दूसरी तरफ अंबेडकर मेमोरियल पार्क है। यहीं पर होटल ताज है। कल हुई भयंकर बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया। घुटनों तक पानी में कुछ लोग हुड़दंग कर रहे थे। तभी बाइक पर एक लड़का और एक लड़की वहां से गुजर रहे थे। ये देखकर हुड़दंग कर रहे मंचले टाइप के लड़के उस पर पानी डालने लगते हैं। खूब हो हल्ला हो रहा है। तभी कुछ लोग बाइक को पकड़ लेते हैं, उसे आगे नहीं जाने देते। कुछ लोग बाइक पर पीछे बैठी लड़की को खींचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान बाइक गिर जाती है और बाइक पर बैठे दोनों लोग गिर जाते हैं। वहां मौजूद 16 के करीब हुड़दंगी लड़के ये सब देखकर खुश हो रहे थे। सोचिए, तहजीब के शहर लखनऊ में ये शर्मसार करने वाली घटना हुई। वीडियो तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो बताने से पहले जरा एक बार फुल फ्रेम वीडियो दिखाइए। ये तस्वीर देखिए। मतलब वो वहां लड़के जो है वो पानी फेंकना शुरू करते हैं। बारिश बाइक गुजर रही थी तो, और उसका बैलेंस बिगड़ता है। फिर बाइक को रोक दिया जाता है और फिर इतना पानी फेंकते हैं कि भाई बैलेंस कैसे बनेगा। तो लड़की जो पीछे बैठी हुई है वो नीचे पानी में गिर जाती है। अब ये जो घटना हुई, इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने हुड़दंग करने वाले आरोपियों की पहचान शुरू की और 4 आरोपियों को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जो अंदर हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। यह तस्वीर गिरफ्तार किए गए आरोपियों की है, जो सलाखों के पीछे दिख रहे हैं। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। जो मनचले थे उनकी सारी गर्मी उतार दी। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें मोहम्मद अरबाज शामिल है, पवन यादव शामिल है, विराज साहू है और सुनील कुमार। आरोपियों के खिलाफ धारा 191 सेक्शन 2 लगा दी गई है, 3 सेक्शन 5, 272, 285 और 74 लगा दी गई है। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, लज्जा भंग संबंधी भारतीय न्याय संहिता की धारा 203 के तहत रिपोर्ट दर्ज 2023 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। आज विधानसभा में सीएम योगी ने इस घटना पर बोलते हुए कहा कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ बुलेट ट्रेन वाली कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सुनिए जरा सीएम योगी ने कैसे क्लियर कर दिया कि यूपी में यह सब मत करना बॉस, बुलेट ट्रेन चला दूंगा। सुनिए सीएम को, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इस मामले में पुलिस कर्मियों पर क्या एक्शन हुआ है। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में छेड़छाड़ की इस घटना के बाद सीएम योगी गजब एक्शन ले रहे हैं। छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, साथ ही पुलिस की भी जवाबदेही तय कर दी गई। ये नहीं कि अरे इनको खाली अरेस्ट कर लो, पुलिस से भाई कि तुम्हारा डर खत्म हो गया क्या? कानून व्यवस्था का डर खत्म हो गया है क्या? फिर तुम किस बात के वहां पर? इस घटना पर सीएम योगी इतना गंभीर हैं कि लखनऊ के डीसीपी पूर्व प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी पूर्व अमित कुमावत, एसीपी गोमती नगर अंशु जैन, सबको हटा दिया कि तुम किस बात के वहां कुर्सी पर बैठे हो कि ऐसे मनचले जो हैं वो दिन दहाड़े सड़क पर ये सब कर रहे हैं। इसके अलावा गोमती नगर के इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे, समता मूलक चौकी के इंचार्ज ऋषि विवेक और दरोगा कपिल कुमार के साथ चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया योगी सरकार ने। सीएम योगी ने सीधा और क्लियर कट मैसेज दिया है कि हुड़दंग करने वालों, अपराध करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी जबरदस्त एक्शन होगा। इसी तरह से अयोध्या में हुई घटना पर भी सीएम योगी के तेवर सख्त है। अयोध्या के भदरसा इलाके में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया।
गैंगरेप का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू पर लगा। आरोप है कि मोईद खान अपने नौकर के साथ मिलकर नाबालिग लड़की का काफी समय से दुष्कर्म कर रहा था। यह भी आरोप है कि इन दोनों ने नाबालिग लड़की के अश्लील वीडियो भी बनाए थे और फिर ब्लैकमेल भी कर रहे थे। दोनों आरोपी करीब 2.5 महीने तक नाबालिग के साथ गैंगरेप करते रहे। जब पीड़ित गर्भवती हुई तो मामला सामने आया। मामला खुलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर ली। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मोईद खान का इलाके में दबदबा है। मोईद खान अयोध्या के भदरसा से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है। बताया जा रहा है कि मोईद खान अवधेश प्रसाद की टीम में भी शामिल है। अवधेश प्रसाद के साथ आरोपी मोईद खान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी कई बार मोईद खान को अवधेश प्रसाद के साथ देखा गया था। जानकारी के मुताबिक मोईद खान की भदरसा इलाके में काफी प्रॉपर्टी है। कई बेकरी भी मोईद खान चलाता है। उसकी कई दुकानें भी हैं। आरोप है कि अपनी बेकरी में ही मोईद खान ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब इस घटना के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से सवाल किया गया तो वो बोल रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुनिए जरा अवधेश प्रसाद को। फिर गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की दबंगई की एक तस्वीर भी दिखाता हूं। मैं तो सीधे सदन से आ रहा हूं भैया। हाँ, अब जा रहे हैं, आवास पे जा रहे हैं, जानकारी लेंगे व्हाट इज रियलिटी, क्या है क्या नहीं, तभी तो बोल पाएंगे। ऐसे कैसे कह देंगे? सर बताया जा रहा है वो समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता है। अरे भाई हम कैसे कह दें? लेट मी इंक्वायरी, हमको जानकारी लेने दीजिए ना, तभी तो हम कुछ बात कर पाएंगे। अयोध्या में मोईन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी के तेवर न बदले थे और न ही बदलने वाले। आज विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर दिया कि यूपी में जो कोई भी अपराध करेगा, साफ कर दिया उन्होंने कि यूपी में जो कोई भी अपराध करेगा वो भुगतेगा। बुलडोजर से वो लोग डरें जो जनता का जीना हराम करते हैं। सुनिए एक बार। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बुलडोजर चलेगा, सामान्य आम नागरिक पे नहीं चलेगा। जो आम नागरिक का जीना हराम करते हैं उन पर चलेगा।